वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका क्षतिजा। सो आज हम लोग करने वाला है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्लीज़ इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्किंग नोट्स। यहाँ पे हमारा आएगा आउटर कॉलम और ये इसको थोड़ा सा इनर कॉलम समझ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेडिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड लास्ट कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश ऐड करते हैं ना हम लोग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो, ठीक है। सो हमारा थोड़ा बहुत फॉर्मेट बन चुका है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 70,000 एट अ प्रॉफिट एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। सो यहाँ पे लिखा हुआ एक मशीन है जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, उस पर हम लोगों ने 70,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो अब उसकी बुक वैल्यू कितनी रही? 30,000। अब उस चीज़ को हम लोगों ने बेचा है 20% बुक वैल्यू के प्रॉफिट पे। तो 30,000 का 20% क्या हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। हम लोगों ने प्रॉफिट में बेचा है, इट मीन्स 30 + 6 यानी कि 36,000 पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मशीन को सेल किया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग मशीन अकाउंट बना देते हैं। बैलेंस इसका डेबिट होता है तो ब्रॉड डाउन हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्लोज डाउन लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। सो इसका बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है। सेल इन लोगों ने किया है 36,000 में, प्रॉफिट होगा इसका 6,000 का, सो डेबिट साइड पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि सारे मशीन्स वगैरह का डेप्रिसिएशन पूरे साल में लगा है 70,000। तो हम लोग इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, डेप्रिसिएशन 70,000, ठीक है। बस अभी हम लोगों को बैलेंसिंग करनी है। 5 लाख अमाउंट है, 5 लाख + 70 इज 5,70,000, 5,70,000 + 30 विच इज ऑफ 6 लाख, 6,06,000 यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा। 6,06,000 में से इन दोनों को ऐड करो, 3,06,000 माइनस कर दोगे तो 3 लाख हमारे पास बैलेंस बचेगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किसका आएगा? परचेज का, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये रही, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। सो लेस प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट है? 6,000 का प्रॉफिट है, अमाउंट लिखेंगे माइनस में, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग ये परचेज करेंगे तो लिख देता है परचेज ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी परचेज की है? 3 लाख, अमाउंट लिखेंगे माइनस में क्योंकि कैश बाहर गया। सेल रखेंगे हम लोग मशीनरी की, तो सेल लिख लेते हैं सेल ऑफ मशीनरी। कितनी की सेल है? 36,000, कैश आएगा तो अमाउंट लिखेंगे प्लस में। डेप्रिसिएशन हम लोगों को कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर की तरह डेप्रिसिएशन को हम लोग कर देंगे ऐड, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है हमारा, मशीनरी की डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 70,000, ठीक है। अमाउंट लिखेंगे प्लस में, ओके। अब आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 31 मार्च 2018। फिर से डेट आ गई। सो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा बोला कि 31 मार्च 2018 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है पार पे, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू देख लेते हैं। पहले हम लोगों की वैल्यू थी 2 लाख, अब प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हो गई है 1 लाख। इट मीन्स कि उन लोगों ने 1 लाख शेयर्स को रिडीम किया है पार पे, और कब? हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तब, ठीक है। सो अब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है रिडेम्पशन हम लोग कितने में करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये सब, ठीक है। सिंपली जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उस पर हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड करना है। कितने % प्रेफरेंस शेयर्स है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स है। अब
आप ये बोलोगे कि अगर इसमें कोई भी रिडेम्पशन का प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर इन लोगों ने एडजस्टमेंट दिया क्यों? सो इन लोगों ने एडजस्टमेंट इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जनरली डेट्स नहीं देखते हैं, उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम चल रही होती है, ऑब्वियसली डेट्स वगैरह इतना कुछ दिमाग में नहीं चलता, बट हम लोगों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स का एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोगों ने 31 मार्च 2018 की डेट दी थी। इट मीन्स कि हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर रिडीम होने के बाद हम लोगों ने 1 लाख शेयर्स को रिडीम किया है, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया तो हम लोगों को उन 1 लाख शेयर्स को रिडीम करने पे या तो फिर 1 लाख पे डिविडेंड देने के लिए क्या ज़रूरत है? हम लोगों ने देखो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा साल 2 लाख डिविडेंड, पूरा साल 2 लाख शेयर्स यूज़ किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने 1 लाख शेयर्स को रिडीम किया, ठीक है। सो हम लोगों को पूरा साल 2 लाख पे ही डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोगों ने 1 लाख तो ईयर के एंड हो जाने के बाद रिडीम किया, तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग 1 लाख पे डिविडेंड देंगे, बट अभी फिलहाल इस करंट ईयर में हम लोगों को 2 लाख पे डिविडेंड देना है, ठीक है। सो 2 लाख इंटू 12% 24,000 का हम लोगों को डिविडेंड देना है। सो ये जो डिविडेंड है ये क्या होगा कंपनी के लिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसको हम लोग ये जो डिविडेंड है ना प्रेफरेंस शेयर्स का, ये हम लोग एनपीबीटी के अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एनपीबीटी में कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड विच इज ऑफ 24,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी इसकी एंट्री होगी क्योंकि हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। सो पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, पेमेंट कर रहे हैं, कैश बाहर जाएगा इसलिए अमाउंट लिखेंगे माइनस में। रिडीम भी कर रहे हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को, तो यहाँ पे ये भी एंट्री लिख देते हैं, रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख अमाउंट जाएगा, 1 लाख शेयर्स जाएंगे तो हम लोग लिख देंगे अमाउंट माइनस में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2018। सो यहाँ पे हमारे जो डिबेंचर्स हैं ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री हो गई। अब आते हैं डिबेंचर्स पे, इन लोगों ने बोला कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम हो रहे हैं 1 जनवरी 2018 पे, तो यहाँ पे हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस पे 9% पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर 9% डिबेंचर्स, ठीक है। एंड क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा आएगा उस पर हम लोगों को 3 मंथ्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9% डिबेंचर्स। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2018 को हम लोगों ने डिबेंचर्स को क्या किए हैं, रिडीम किए। तो अब अगर हम लोगों ने डिबेंचर्स को रिडीम किए हैं 1 जनवरी 2018 को ही, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस इन लोगों ने दिया हुआ है 2,50,000। तो हम लोगों ने 9 मंथ्स के लिए 2,50,000 डिबेंचर्स को यूज़ किया, तो इसलिए हम लोग 9 मंथ्स के लिए 9% पे 2,50,000 पे इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद हम लोगों ने 50,000 डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, तो अब जो दूसरे 3 महीने बचे उसमें हम लोग 2 लाख पे 3 मंथ्स के लिए 9% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे, सिंपल, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को 2,50,000 पे 9% देना है 9 मंथ्स के लिए एंड 2 लाख पे 9% देना है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। सो अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो इनका टोटल अमाउंट आएगा 12,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 21,375, 21,375 इनका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अमाउंट आएगा। सो इन डिबेंचर्स के अमाउंट को हम लोगों को कहाँ पर लिखना है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर देना, ऐड कर देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि ये हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट लिखेंगे प्लस में 21,375, ठीक है। सेकेंड हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेमेंट, कितनी की पेमेंट कर रहा है, 21,375 अमाउंट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट माइनस में। रिडेम्पशन भी कर रहे हैं हम लोग डिबेंचर्स का, तो वो भी लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 50,000, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स वर आल्सो इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। सो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि 1 अप्रैल 2017 को हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। सो पहले इक्विटी शेयर की वैल्यू थी 3 लाख, अब हो गई है 6 लाख। इट मीन्स कि हम लोगों ने 3 लाख इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिख देते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 3 लाख,
ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, द कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व, इट डिड नॉट प्रपोज फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा बोला है कि जो हमारी कंपनी है उसने डिक्लेयर किया है कि इस बार जो वो डिविडेंड देगा, इंटरिम डिविडेंड, वो प्रॉफिट्स में से नहीं, वो जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करेगा। एंड सेकेंड थिंग, इन लोगों ने बोली है कि अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इन लोगों ने इस बार प्रॉफिट से नहीं, जनरल रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड पे किया है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हम लोग जो इंटरिम डिविडेंड एनपीबीटी कैलकुलेट करते वक्त एनपीबीटी में ऐड करते हैं, वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनपीबीटी के अंदर वही चीज़ें करते हैं जो हमारे प्रॉफिट से दी गई हो। बट हम लोगों ने प्रॉफिट से नहीं दिया है इंटरिम डिविडेंड, हम लोगों ने जनरल रिजर्व में से इंटरिम डिविडेंड पे किया है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरिम डिविडेंड की कोई भी एंट्री नहीं करनी है, हमको खाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसकी एंट्री करनी है। ओके, सो जनरल रिजर्व का अमाउंट देखते हैं, पहले 3,75,000 था, अब हो गया 1,35,000। इट मीन्स कि 2,40,000 से हमारा जनरल रिजर्व का डिफरेंस आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 2,40,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 60,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ पे हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बना देते हैं, एनसीआई अकाउंट, बैलेंस डेबिट साइड आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन का बैलेंस डेबिट, क्लोज डाउन का बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, सेल किया है 60,000 का, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। तो 60,000 का 20% इज 12,000, तो 60 + 12 इज 72,000 हम लोगों ने सेल की है। प्रॉफिट इधर लिख देंगे डेबिट साइड पे 12,000 की। एनसीआई का ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को खाली बैलेंसिंग करनी है। तो इसका बैलेंसिंग करने पे अमाउंट टोटल आ रहा है 2,72,000। सो 2,72,000 में से हम लोगों को 1,52,000 माइनस करना है, तो 0 0 0 0 7 - 5 इज 2 1 2 - 1 इज 1। सो ये जो बैलेंस बचा ये किसका बता, परचेज का बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ हम लोगों को एनसीआई से, सो प्रॉफिट ऑन सेल हम लोग कर देंगे लेस, कितना है 12,000। उसके बाद है परचेज का बैलेंसिंग फिगर, परचेज किया है हम लोगों ने एनसीआई, सो परचेज ऑफ एनसीआई, इसका अमाउंट माइनस में लिखेंगे क्योंकि कैश जाएगा 1,20,000। सेल किया है, कैश आएगा, अमाउंट लिखेंगे प्लस में, तो सेल ऑफ एनसीआई अमाउंट लिखेंगे 72,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने फिफ्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर दिया। सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज इनकम टैक्स ऑफ ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड। सो यहाँ पे हम लोग लास्ट अकाउंट बना देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस एंड डेबिट साइड पे लिखेंगे क्लोज डाउन बैलेंस। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 25,000, क्लोजिंग बैलेंस इसका है 50,000। ठीक है, इनकम टैक्स प्रोवाइड कितने की है, 45,000 की। टैक्स प्रोवाइडेड को हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, 45, सो 25 + 45 इज 70,000, इधर भी 70,000 आएगा, 70 - 50 यानी कि जो हमारा बैलेंस बचा टैक्स पेड का 20,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को जो टैक्स पेड है वो यहाँ पे हम लोगों को माइनस कर देना है, लेस टैक्सेस पेड करके, और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया हुआ है ये हम लोगों को एनपीबीटी में ऐड कर देना है। अमाउंट है 45,000। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। पहले हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट था 3 लाख 6 लाख, ये हो गया हमारा। प्रेफरेंस शेयर्स की हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स कर दी है, जनरल रिजर्व देख लिया। सरप्लस में पहले हमारा प्रॉफिट था 50,000, अब हो गया है 1,15,000। सो इस बार हम लोगों ने 50,000 माइनस में था। ठीक है, तो इस बार हम लोगों ने लॉस को तो कवर किया ही है, साथ में 1,15,000 का प्रॉफिट भी किया है। इट मीन्स 50,000 प्लस 1,15,000 के अंदर हम लोग और 50,000 प्लस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने लॉस जो है वो भी कवर किया है। ठीक है, सो 1,15,000 + 50 यानी कि प्रॉफिट हुआ हमारा इस साल का 1,65,000। ओके, इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स की हम लोगों ने एंट्री कर ली, रिडेम्पशन भी कर लिया, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया एंड यहाँ पे भी एंट्री कर दिया। ओके,
फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम लोगों ने बना दिया अकाउंट। फिर आता है नॉन करंट एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स में मशीनरी अकाउंट बना दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बना दिया, करंट एसेट्स यानी कि अभी हम लोगों को वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखने हैं। सो यहाँ पे हम लोगों के फर्स्ट करंट एसेट्स का अमाउंट दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज पहले हमारी थी 2 लाख, अब हो गई है 1,50,000, यानी कि इन्वेंट्रीज अगर हमारी कम हो गई है तो हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसको लिख देंगे ऐड में डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज अमाउंट लिखेंगे प्लस में 50,000। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले अमाउंट था 1,50,000, अब हो गया 1,80,000। सो यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट लिखेंगे माइनस में 30,000। अब लास्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे, पहले अमाउंट था 3,10,000, अब आ गया है 1,70,000। सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज 3,10,000 एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज 1,70,000। इट मीन्स कि हम लोगों को इन सबको टोटल करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना आना चाहिए, 1,40,000 माइनस में। सो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो यहाँ पे हम लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो इसलिए हम लोग पहले एनपीबीटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,65,000 प्लस 45 इज 2,10,000, 2,10,000 प्लस 24 इज 2,34,000 हमारे एनपीबीटी का आंसर आया। सो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख देंगे एनपीबीटी 2,34,000। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं 1,40,000 माइनस में आता है या नहीं। ओके, सो 2,34,000, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 70,000 प्लस कर देंगे 21,375, उसके बाद माइनस कर देना है 6,000, फिर माइनस करना है 12,000, फिर माइनस करना है फिर प्लस करना है 50,000, फिर माइनस कर देना है 30 एंड 20 को मिला के 50,000, फिर और माइनस कर दो यानी कि 3,07,375। यहाँ तक का अमाउंट आ रहा है 3,07,375 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, सो इसका आप यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे आपको नीचे लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बाद में ये अमाउंट लिखना होता है साइड में। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। सो परचेज ऑफ मशीनरी माइनस में 3 लाख, प्लस कर देंगे 36,000 सेल, माइनस में 1,20,000 फिर से परचेज, प्लस कर देंगे 72,000 सेल। तो इसका अमाउंट आएगा माइनस में, यहाँ पे आप लोग लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में अमाउंट है इसका 3,12,000। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस में 24,000 है, फिर माइनस में 1 लाख है, फिर माइनस में 21,375 है, फिर माइनस में 50,000 है, फिर प्लस 3 लाख, माइनस 2,40,000। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आंसर आता है 1,35,375। ओके, सो यहाँ पे आंसर देखते हैं हम लोगों का क्या आता है, इन सबको ऐड करते हैं। 3,07,375 प्लस माइनस में 3,12,000, फिर प्लस माइनस में 1,35,375। अमाउंट इज सेम एज 1,40,000 माइनस में आ गया। ओके, सो यहाँ पे आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।